हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 37, जहां पे हम पढ़ेंगे द डेक्कन एंड साउथ इंडिया अप टू 1656 की से जो सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट 4। ठीक है, ये और एक पार्ट में इसका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब डेक्कन की जो कंट्रीब्यूशन क्या है कल्चरल डेवलपमेंट में और साउथ इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके साथ ये जो टॉपिक है डेक्कन एंड साउथ इंडिया अप टू 1656, मुगल साम्राज्य के टाइम पे किस तरह से डेक्कन साउथ इंडिया का रोल निभाया हुआ था, मतलब इस साउथ इंडिया में किस तरह से सब कुछ चल रहा था इस टाइम के दौरान, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे अहमदनगर जो था वो किस तरह से एक्सटेंशन होता है, उसके अस्तित्व कैसे मिटता है बाय शाहजहां। क्योंकि अकबर ने बहुत कोशिश कर ली, नहीं हुआ। जहांगीर ने भी बहुत कोशिश कर ली, नहीं हुआ। फिर फाइनली जो शाहजहां आए, उन्होंने देखे 2 जनरेशन में जितने सारी चीज़ें हुआ, फिर भी अहमदनगर कहीं ना कहीं उभर कर आ रहा है, फिर रिविलियन स्टार्ट कर रहा है, जिसके वजह से वो बहुत ही तंग आ गए थे और वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो गए कि मुझे कहीं ना कहीं अहमदनगर को मैं आपसे हटाना है, उसको एक्सटेंड करना है, एकदम से मिटाना है। तो इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग की, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने मतलब फ्रेंडशिप की, ना चाहते हुए भी। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा था बीजापुर, उसके साथ भी उन्होंने कहीं ना कहीं अलियंस बनाने की कोशिश की। तो इसके बाद धीरे धीरे जब अहमदनगर टूट गया, तो धीरे धीरे जितने सारे साउथ और डेक्कन की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट थी, स्ट्रॉन्गेस्ट जो किंगडम थी, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, वो धीरे धीरे फिर से मुगल साम्राज्य के अंदर, सुजनिटी के अंदर आ गई थी। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अकबर एंड जहांगीर के बाद क्या होता है, शाहजहां किंग बनते हैं 1628 में। एक मिनट में इसको पेन कर देती हूँ। या तो फिर क्या होता है, असेंडेड द थ्रोन इन 1628। उसके बाद क्या होता है, किंग बनने से पहले जब जहांगीर किंग हुआ करते थे, तभी ये जो शाहजहां थे वो एक प्रिंस के हिसाब से काम करते थे। तो जब वो प्रिंस थे, उनको 2 बार एक्सपेडिशंस के लिए भेजा गया था डेक्कन। तो 2 बार उन्होंने जब एक्सपेडिशन कर रहे थे, तो तभी उनका कुछ एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत सारे रेबिलियन को फेस किया। उनको कहीं न कहीं पता था, एक्सपीरियंस था कि डेक्कन में पॉलिटिक्स किस तरह से चल रही है। उनके पर्सनल नॉलेज बहुत कुछ था डेक्कन के बारे में। तो वो सबको समेटे हुए उन्होंने क्या किया, उनको जो फर्स्ट कंसर्न था यही था कि उन 1 मिनट। क्या हुआ, अहमदनगर बहुत बार ऐसा हो रहा था कि वो मुगल सोवर्निटी के अंदर आ जा रहा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो रूलर अगर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, अगर स्ट्रॉन्ग एक बार हो जाते थे, तो फिर से अहमदनगर मुगल सोवर्निटी से छीन रहा था। तो ये जो चीज़ें बार-बार हो रही थी। तो लास्ट बार जब जहांगीर के टाइम पे, जहांगीर के डेथ होने के बाद फिर क्या हुआ, जो निज़ाम शाही जो रूलर थे, उनके पास फिर से अहमदनगर चली गई। तो ये जो चीज़ था उनको बार-बार खटक रहा था। तो उन्होंने कोशिश की, इस बार अहमदनगर को तो मिटाना ही नहीं है, कुछ भी करके अहमदनगर को एकदम से अपने अंडर लाना ही है। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड नोबल थे जिनका नाम था कही खान अई जहान लोधी। तो उनको उन्होंने कमांड किया कि वहाँ पे जाकर कमांडर बन के वो सारी चीज़ों को मतलब अहमदनगर को काबू में करना है। लेकिन उनको कहीं न कहीं लगा कि वो अपने काम में फ़ेल हो रहे हैं, और उसकी वजह से उन्होंने उनको वापस कोर्ट बुला लिया। उसके बाद क्या होता है कि वो जो कमांडर बनते हैं खानी जहान लोधी, उनको जब कोर्ट में बुलाकर उनसे वो जो पोस्ट थी हटाया गया, तो वो गुस्से में आकर रेबेल कर दिए और जाकर जॉइन हो गए निजाम शाही के साथ। निजाम शाही कौन थे? अहमदनगर के रूलर थे। तो उनके पास वो जाकर उनके साइड में आ गए, तो निजाम शाही उनको फिर से डेपुटेड कर लिया कि आपको हमारे स्टेट में जो भी मुगल की जो रिमेनिंग पोर्शन है, उनको मुगल को एक्सपेल करना है। वहाँ से मुगल मुगल जो लोग हैं उनको एक्सपेल करना है, मतलब निकलना है आपको उस एरिया से। जो एरिया था बेरार और बैलगढ़, वो भी अहमदनगर का पार्ट था। तो ये सारी चीज़ें उनको सौंपी दी गई।
क्या हो रहा था, जो मलिक अंबर की थी मलिक अंबर थे, मलिक अंबर के डेथ के मलिक अंबर के बारे में हमने पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। क्योंकि मलिक अंबर बहुत ही एक शानदार टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप मलिक अंबर के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मराठा कौन थे, मराठा कैसे कैसे आगे बढ़े, ठीक है, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, कैसे वो पावर में आते हैं, उसके बारे में वो जो फाउंडेशन था वो मलिक अंबर के द्वारा ही पड़ा था। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मलिक अंबर की जो पॉलिसी थी, उनकी जो ये पॉलिसी था कि मैं कुछ भी हो जाए मुगल सल्तनत के अंडर मुझे आना ही नहीं है। तो ये पॉलिसी उनके डेथ के बाद भी कंटिन्यू हो रहा था बाय बरार, बलगढ़, ये सारे एरिया में निजामशाही रूलर के द्वारा ये सारी चीज़ें भी कंटिन्यू हो रहा था। तो शाहजहां को ये लगा, तो उनका एक कंक्लूजन बन गया कि मुगल साम्राज्य को पीस नहीं मिलेगी जब तक डेक्कन में अहमदनगर एग्जिस्ट है। जब तक अहमदनगर में कोई इंडिपेंडेंट रूलर एग्जिस्ट है तब तक मुगल को कोई भी पीस नहीं होगा, या फिर मुगल कभी पीसफुल नहीं रह सकता डेक्कन में। तो इसके साथ उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी अपनाया। तो क्या है वो स्ट्रैटेजी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे शाहजहां क्या करते हैं, एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक प्लान को अपनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं बीजापुर के पास, मैंने आपको मैप दिखाया था, ये जो अहमदनगर यहाँ पे है और यहाँ के ठीक आसपास ही नीचे वाला एरिया है बीजापुर, ठीक है। तो ये जो बीजापुर है ये कहीं ना कहीं अहमद को इंडिपेंडेंट रहने में एक बहुत बड़ी रोल निभा रहा था। तो उनको लगा जब तक बीजापुर है तब तक अहमदनगर को आप कंप्लीटली अपने अंडर नहीं ला सकते। इसीलिए उन्होंने ये डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री जो खेल खेला कि उन्होंने बीजापुर को एक प्लान दी, एक ऑफर दी कि देखिए आप हमें अहमदनगर को हमें मतलब अख्तियार करने में कोऑपरेट कीजिए, और इसी दौरान अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो अहमदनगर की 1/3 जो पार्ट है, 1/3 हिस्सा हम आपको दे देंगे। तो ये उनकी प्लान थी। तो बीजापुर नगर के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर थी, क्योंकि उससे जो मलिक अंबर थे, मलिक अंबर कहीं न कहीं उनके साथ दुश्मनी निभा ली थी अपने डेथ से पहले, और कुछ उनके जो कैपिटल था उसको भी उन्होंने अख्तियार कर लिया था, जिसकी वजह से जो बीजापुर के रूलर थे वो कहीं न कहीं बहुत ही खपा थे मलिक अंबर से और अहमदनगर से भी। तो इसी वजह से उन्होंने कहीं न कहीं चाहा कि शाहजहां को हेल्प करने के लिए, और इसके साथ उन्होंने ये भी करा कि बहुत सारे उनके जो क्या बोलते हैं दूत जो होते हैं एक दूसरे का जो क्या बोलते हैं उसे, जो राजा भेजते हैं दूत, और एक राजा के पास या फिर किसी के पास उनकी कुछ न्यूज़ भेजनी होती है, उस तरह की उनको फिलर्स बोलते हैं। तो उन्होंने अपने फिलर्स भेजा मराठा के पास। मराठा जितने सारे सरदार होते हैं, बहुत बड़े-बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट जो योद्धा होते हैं, उनके पास भेजा कि आप मुगल सर्विस में जॉइन करो, और जॉइन करने के लिए उनको बहुत सारे ऑफ़र्स भी करे गए थे। ऐसा नहीं कि खाली उनको भेजा गया था कि आप जॉइन कर लो, और वो जॉइन कर लिए। उनके पास अच्छे खासे ऑफ़र्स भी भेजा गया था। तो ये टैक्टिक में शाहजहां कहीं न कहीं सक्सेस हो रहे थे। तो यहाँ पे बीजापुर की जो रूलर थी उनके पास और कोई चारा नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको ये कोऑपरेशन करने की रीज़न यही था, क्योंकि मलिक अंबर, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि मलिक अंबर जो थे अपने डेथ की जो लास्ट टाइम था कुछ सालों से पहले, पहले तो बीजापुर के साथ उनके बहुत अच्छे खासे रिलेशन थे। बीजापुर उनको एक बेटे की तरह मान रहे थे, और उनके शादी भी बहुत धूमधाम से किए हुए थे। उनको बहुत हेल्प किया था अहमदनगर में अपने सेटअप बनाने के लिए। लेकिन जब अहमदनगर एक वक़्त आया जब मुग़ल ने अहमदनगर को कैप्चर कर लिया, और मलिक अंबर तभी क्या हो गए थे, एक पागल की तरह हो गए थे। तो उन्होंने अपने इस चीज़ों को सँभाल नहीं पाए, और वो बीजापुर के साथ कहीं न कहीं एक क्या दुश्मन मोड़ ली। तो उसने क्या किया, बीजापुर के बहुत सारे नोबल्स को उन्होंने मार दिया था। प्रोमिनेंट बीजापुरी नोबल्स को, जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट थे, बहुत ही अच्छी खासे रोल निभा रहे थे बीजापुर के एडमिनिस्ट्रेशन में। और आदिल शाह जो थे बीजापुर के रूलर थे, उनको भी बहुत ह्यूमिलेट किया था बाय उनके जो नौरासपुर, उनके जो कैपिटल था, उसको भी उन्होंने बहुत छीन-बीन कर दिया था, और उसके बाद सोलापुर को भी उन्होंने अनेक्स कर दिया था। तो इसी वजह से बीजापुर के जो रूलर थे कहीं न कहीं खपा थे मलिक
अकबर और अहमदनगर के रूलर के ऊपर। तो इसी वजह से उन्होंने शाहजहां की जो प्रपोजल थी उसको एक्सेप्ट कर ली और पोस्टेड एन आर्मी एट द निजामशाही बॉर्डर। निजामशाही बॉर्डर जो अहमदनगर में जो रूल कर रहे थे उनके बॉर्डर में अपने आर्मी को पोस्ट कर दिया मुगल को कोऑपरेट करने के बाद। उसके बाद क्या होता है, मराठा भी डिफेक्शन करते हैं। मराठा में किस तरह की डिफेक्शन हो रही थी, यहाँ पे एक नाम आता है जादव राव मर्डर। जादव राव कौन थे? इसी वक्त पे एक चीज़ हुआ था। जादव राव जो कि एक मराठा के प्रोमिनेंट नोबल थे, जिन्होंने मुगल को डिफेक्ट कर दिया था। मुगल साइड को विश्वासघात करके उन्होंने जहांगीर के टाइम पे, जब जहांगीर राजा हुआ करते थे उन्हीं टाइम पे वो मुगल को विश्वासघात करके निजामशाही रूलर के साथ मिल गए थे। हालांकि निजाम उनका जो अलियंस हुआ था वो मुगल के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने विश्वासघात कर दिया निजामशाह के लिए, तो जिसके वजह से उनको बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर किया गया था। चार्ज ऑफ कंस्पिरिंग विथ मुगल्स, मुगल के साथ कंस्पिरेसी करने के वजह से उनको बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर किया गया था। और इसी के वजह से क्या हुआ, शाहजी भोंसले एक बहुत ही प्रोमिनेंट मराठा नोबल थे, जो भी शिवाजी के फादर भी वो थे, शाहजी भोंसले। उन्होंने डिफेक्टेड टू मुगल साइड एलॉन्ग विथ हिज रिलेशंस, तो उन्होंने मुगल के लिए काम करना शुरू किया। शाहजहां अकॉर्डेड हिम ए मनसाब ऑफ 5000, उनको 5000 के मनसाब से उनको आकड़ किया था और जागीर भी पूना के जागीर के हिसाब से भी उनको पोस्टिंग किया था। तो उनके बाद बहुत सारे ऐसे मराठा प्रोमिनेंट नोबल थे जिन्होंने शाहजहां को भी ज्वाइन कर लिया। तो अभी क्या हुआ हमारा, ऑलरेडी बीजापुर को भी उन्होंने शाहजहां अपनी तरफ कर लेते हैं और बहुत सारे मराठा नोबल्स को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। तो अभी वक्त है एक कैंप की, अभी वक्त है उनका तरफ मतलब युद्ध घोषणा करने की। तो 1629 में क्या होता है, शाहजहां अपने एक बहुत बड़ी लार्ज आर्मी को डेप्यूटी करते हैं एग्नेस्ट अहमदनगर, और वो खुद बुरहानपुर तक मूव करते हैं इस मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो बहुत सारे प्रेशर पड़ता है अहमदनगर के ऊपर, और धीरे धीरे मुगल क्या करते हैं, अहमदनगर को अपने अंडर ले आते हैं। और उनके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटपोस्ट है जिसका नाम है पारेंडा, उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ तक जब ये जो हरकतें चल रही होती है अहमदनगर के बॉर्डर में और अहमदनगर के बीच, तभी क्या होता है, ये जो बीजापुर आर्मीज होते हैं, फोर्सेस होते हैं, जो कि अहमदनगर के चारों तरफ, टेरिटरी के चारों तरफ मतलब घेरे हुए होते हैं, वो ये सब देख रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो इस चीज़ में ना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते होते हैं। तो ये जो चीज़ था इसको भी मुगल सम्राट ने ऑब्जर्व किया होता है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से था कि अहमदनगर को अख्तियार करने के बाद 1/3 पार्ट दिया जाएगा बीजापुर को, तो ये बात से शाहजहां कहीं ना कहीं मुकर गए और उनको कुछ भी चीज़ नहीं दिए। तो इस बात का बहुत बुरा लगा बीजापुर रूलर को। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो अलायंस बनाया था मुगल साम्राज्य की तरफ, उन्होंने उसको तोड़ दिया और जाके निजाम शाह को हेल्प करने के लिए वहाँ पे चले गए, एग्री हो गए, ताकि निजाम शाही रूलर जो भी उनका सोलापुर एरिया था, अहमदनगर उनको कब्जे में करके रखा हुआ था, उसको रिटर्न करने के लिए निजाम शाही ने राजी हो गए। इसके वजह से उन्होंने उनको हेल्प करने के लिए राजी हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हुआ, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे और एक धोखाबाजी होती है। क्या, देखिए किस तरह से धोखाबाजी खेल के सब अपने अपने सिर्फ एक एरिया को अख्तियार करने के लिए किस तरह से धोखाबाजी होती रहती है। यहाँ पे फात खान की एंट्री होती है। फात खान कौन है? ये होते हैं मलिक अमर के बेटे। ठीक है, ये क्या करते हैं, उनको पेशवा के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया गया था निजाम शाही जो रूलर थे उनके तरफ से। और इस जो एक्सपेक्टेशन है कि इस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको पेशवा अपॉइंटमेंट किया गया था कि वो मुगल सम्राट के साथ कुछ नेगोशिएशन करेंगे, ताकि एक पीस की नेगोशिएशन करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, फतेह खान एक बिट्रायर थे और उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली शाहजहां के साथ नेगोशिएशन कर लिया और निजाम शाही को मर्डर करने के लिए उन्होंने शाहजहां की हेल्प की। और निजाम शाही के मर्डर के बाद एक पॉपेट को थ्रोन में बैठा दिया।
तो ये सारे चीज़ें करते हुए, ये सारी चीज़ें करने के साथ भी उन्होंने खुतबा को भी उन्होंने रीड किया, जो कि मे बी मुग़ल साम्राज्य की एक था कुछ जो पढ़ा हुआ होता है, और सिक्का भी स्ट्रोक कर लिया शाहजहां के रूलर के नाम पे। तो ये सारी चीज़ों से शाहजहां कहीं न कहीं खुश हो गए फातह खान के ऊपर और उनको मुग़ल सर्विस में ले लिया और उनके नाम पे एक जागीर भी इश्यू किया अराउंड पूना, जो कि पहले से दिया हुआ था शाहजी, जो कि शिवाजी के पापा थे, फादर थे। उनको मिला हुआ था पूना में, लेकिन ये जागीर उनसे लेकर ट्रांसफ़र कर दिया गया फातह खान को। तो बेट्रल किस लेवल पे हो रहा था आप लोग यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स और थोड़ा बहुत क्रिटिकल हो जाती है। जब शाहजी को वहाँ से हटाकर पूना को दे दिया गया फातह खान को, तो फिर क्या होती है, शाहजी डिफेक्ट कर लेते हैं मुग़ल साइड में, कि मुग़ल साइड को विश्वासघात करते हैं और मुग़ल से आकर वो चले आते हैं निज़ाम को हेल्प करने के लिए। निज़ाम शाही जो अवध के रूलर थे, उनको हेल्प करने के लिए चले आते हैं। ये जो इवेंट होती है, ये 1632 में होती है। जो जब फातह खान सरेंडर करते हैं, फातह खान जब मुग़ल साइड को चले जाते हैं, तो शाहजहां क्या करते हैं, मोहम्मद खान एक उनके जो नोबेल होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं मुग़ल विसराय के हिसाब से ऑफ द डेक्कन एंड रिटर्न टू आगरा। तो डेक्कन में उनका एक नोबेल थे मोहम्मद खान, उनको अपॉइंटमेंट करके वो आगरा को रिटर्न कराते हैं। तो मोहम्मद खान जब डेक्कन पे रहते हैं, तो उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट का फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बीजापुर अपोजिशन पार्टी में, मतलब अपोजिशन में उनके लिए बीजापुर है, अहमदनगर है, लोकल निजाम शाही जो नोबेल है वो भी है, और शाहजी भी थे। तो ये सारे, शाहजी एक मराठा नोबेल थे। तो इतने सारे चीज़ों को अपोजिशन वो फेस कर रहे थे, तो उनको बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन लगा डेक्कन की। तो उन्होंने क्या किया, पारेंडा को सरेंडर कर दिया बीजापुर को, और बीजापुर ने बहुत स्ट्रॉन्ग बीड भी किया हुआ था उसका जो फोर्ट है दौलताबाद का, दौलताबाद फोर्ट के लिए भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग बीड किया हुआ था। तो उनको भी ऑफरिंग करने के लिए वो फातह खान को ऑफ़र किया कि मैं आपको बहुत सारे पैसा दूँगा, तो मुझे वो दौलताबाद फोर्ट लौटा दीजिए। फिर क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा अहमदनगर की एक स्टोरी ख़त्म होगी कैसे, कि ये जो चीज़ें हो रही थी, कहीं न कहीं मुग़ल को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था अपने पोजीशन को होल्ड करने के लिए डेक्कन में। तो उन्होंने क्या किया, मुगल्स एंड बीजापुर वेर इन रियलिटी एंगेज्ड इन ए कंटेस्ट फॉर डिवाइडिंग बिटवीन देमसेल्फ फॉर प्रोस्टेट बॉडी ऑफ अहमदनगर। मतलब अहमदनगर का जितना सारा पार्ट भी बचा हुआ था, प्रोस्टेट बॉडी हो गया था। बहुत सारे युद्ध करने के बाद कहीं ना कहीं अहमदनगर धीरे धीरे रेस्टलेस हो रहा था, धीरे धीरे मतलब अपना अस्तित्व खो रहा था। तो उसका जो भी बचा हुआ था, उसमें मुग़ल और बीजापुर के अंदर डिवाइड होने के लिए कंटेस्ट चल रहा था। तो वहाँ पे क्या किया, आदिल शाह ने इसी दौरान आदिल शाह ने उनका एक लार्ज आर्मी को अंडर रामदौला खान और मुरारी पंडित, ये दोनों के अंडर में एक लार्ज आर्मी को भेजा मुग़ल साम्राज्य के पास, कि फॉर सरेंडर ऑफ दौलताबाद को सरेंडर किया जाए और प्रोविजनिंग इट्स गैरिसन, यहाँ पे गैरिसन को प्रोविजन किया जाए। तो शाहजी भी कहीं न कहीं बीजापुर को इस काम में हेल्प कर रहे थे और मुग़ल की जो सप्लाई थी उसको कट ऑफ करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, शाहजहां की मुग़ल आर्मी बहुत बड़ी थी और बहुत शानदार भी थी। बहुत से माने क्या हो रहा था, वो बहुत टेक्निक यूज़ कर रहे थे, बहुत टैक्टिक के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ वो काम करते थे। इसी वजह से वो बहुत कम हारते थे। बट द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ द बीजापुर फोर्सेस और शाहजी, ये दोनों कंबाइंड फोर्सेस होकर भी मुग़ल साम्राज्य को सामना नहीं कर पाए। उनके जो मोहम्मद खान थे, विसराय थे मुग़ल साम्राज्य के, उन्होंने दौलताबाद में बहुत क्लोजली सब कुछ ऑब्जर्व किया होते थे और बहुत क्लोजली सब कुछ अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। तो उन्होंने उनका जो फर्स्ट गैरिसन था वो उसको उन्होंने मतलब सरेंडर करने के लिए फ़ोर्स किया। 1633 में सब कुछ अपने अंडर ले लिया। तो वहाँ पे जो निजाम शाह थे उनको उन्होंने प्रिजन करवा लिया ग्वालियर में, जिसके साथ निजाम शाही डिनास्टी की वहाँ पे एंड हो गई। ठीक है, निजाम शाह थे, उनको सरेंडर होने के बाद, उनको प्रिजन करने के बाद निजाम शाही डिनास्टी की यहाँ पे अहमदनगर में एकदम से ख़त्म हो जाती है डिनास्टी। तो फिर से क्या होता है, ये चीज़ों से चीज़ें थमी नहीं, निजाम शाही की अरेस्ट होने से भी चीज़ें थमी नहीं। यहाँ पे क्या होती है, जो शाहजी थे, शाहजी कहीं न कहीं मलिक अकबर को फ़ॉलो कर रहे थे। तो मलिक अकबर के पाथ को फ़ॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया, निजाम शाही एक प्रिंसेस को ढूँढा और उनको फिर से एक रूलर बना दिया।
रूलर बना के उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आदिल शाह जो होते हैं बीजापुर के रूलर, उन्होंने 7 to 8,000 हॉर्समैन को शाहजी को हेल्प करने के लिए भेजा। मतलब युद्ध थोड़ा और ज़्यादा घना और गहरा होता गया और उन्होंने जितने सारे निजामशाही नोबल्स थे उनको रिक्वेस्ट किया कि आपके पास जितने सारे पोर्ट्स हैं उनको शाहजी को सरेंडर करो युद्ध के लिए। तो उन्होंने जितने सारे डिसबैंडेड निजामशाही सोल्जर्स थे जिनको मतलब डिसबैंड किया गया था और युद्ध से मतलब हरा दिया गया था, वो सब सोल्जर्स आकर जॉइन कर लिए शाहजी को और शाहजी का फोर्सेस बन गए पर्टिकुलरली 20,000 हॉर्सेस। तो उसके साथ उन्होंने मुगल को हरास करने की कोशिश की और अहमदनगर स्टेट की बहुत बड़े-बड़े पोर्शन को अपने हिस्से में ले लिया। तो यहाँ से जो शाहजहां उनको ये लगा, उनको कंक्लूजन में आया कि नहीं, अभी अहमदनगर को अगर कंट्रोल में लाना है तो कहीं न कहीं मुझे बीजापुर को अपने कंट्रोल में लाना होगा। तो इसी वजह से उन्होंने पर्सनल अटेंशन देने की कोशिश की वहाँ पे। फिर क्या होता फिर होता है उन्होंने एक बहुत बड़ी लार्ज आर्मी को भेजा, डेपुटी किया बीजापुर को इन्वर्ट करने के लिए और बहुत सारे फिलर्स भी भेजे आदिल शाह तक कि सरेंडर करने के लिए। फिर प्रपोज रिवाइविंग द अर्लियर आकड़ ऑफ डिवाइडिंग अहमदनगर। तो अहमदनगर को जो भी उनके एग्रीमेंट हुआ था पहले से ही कि 1/3 पोर्शन दिया जाएगा बीजापुर को, बहुत सारी चीज़ों को रिवाइव करने के लिए उनको प्रपोज किया गया बीजापुर को। द पॉलिसी ऑफ स्टिक एंड द कैरट, ये पॉलिसी को उन्होंने अपनाया and advance of Shahjahan to the Deccan brought about another change in बीजापुर पॉलिटिक्स। तो जो बीजापुर तक उन्होंने वो पहुंच गए इन्वेड करने के लिए, ये डेक्कन की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी चेंज लाई। फिर क्या होता कि एक ट्रीटी होती है बीजापुर के साथ 1636 में। द लीडर्स ऑफ द एंटी मुगल ग्रुप इंक्लूडिंग मुराई पंडित, ये मुराई पंडित क्या होते हैं, मतलब बीजापुर की सर्विस में होते हैं, उनको डिस्प्लेस किया जाता है अपने काम में और उनको मार दिया जाता है। एक न्यू ट्रीटी जिसका नाम है अहदनामा वाज एंटर्ड विद द शाहजहां। शाहजहां के साथ बीजापुर और शाहजहां के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसके नाम होती है अहदनामा। सॉरी, मेरी प्रोनाउंस में थोड़ा डिफिकल्ट हो रही, अहदनामा। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, बीजापुर की कमिटमेंट होती है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली आदिल शाह एग्री टू रिकॉग्नाइज मुगल सुजर्निटी। आदिल शाह को मुगल सुजर्निटी को रिकॉग्नाइज करनी होती है और एक इंडेमनिटी को पे करनी होती है 20 लाख ऑफ रुपीज़। और गोलकुंडा के जो अफेयर होते हैं, गोलकुंडा को अपने मुगल सुजर्निटी में लाने के लिए मुगल जो भी करेंगे उसकी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे बीजापुर। ये उसके एग्रीमेंट के ट्रीटी हुए। उसके बाद कुछ भी क्वारल होता है बीजापुर गोलकुंडा में इन द फ्यूचर टू बी रेफर टू द मुगल एम्परर फॉर हिज एट्रीब्यूशन। कुछ भी क्वारल होती है अगर बीजापुर और गोलकुंडा के अंदर फ्यूचर में, तो मुगल एम्परर इसमें एट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, आदिल शाह एग्री टू कोऑपरेट विद मुगल्स इन रिड्यूसिंग शाहजी टू सबमिशन। और आदिल शाह ये भी एग्री करते हैं कि मुगल साम्राज्य को कोऑपरेट, मतलब ये जो शाहजी वाले होते हैं, निजामशाही तो सप्रेस हो गए कहीं ना कहीं, लेकिन शाहजी जो कि मराठा नोबल्स थे वो तो अभी तक सप्रेस नहीं हुए ना, तो उनको सप्रेस करने के लिए आदिल शाह मुगल को हेल्प करेंगे एंड एग्री टू जॉइन बीजापुरी सर्विस टू डेपुटी हिम इन द साउथ अवे फ्रॉम मुगल फ्रंटियर। और बीजापुरी सर्विस भी क्या करते हैं यहाँ पे, और ये भी कंफर्म करेंगे कि अगर वो राजी होते हैं बीजापुर को हेल्प करने के लिए तो मुगल साम्राज्य इसमें आगे रहेगा, मुगल की कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। अगर बीजापुर सर्विस साउथ की कुछ एरिया को अख्तियार करना में चाहेंगी विद द हेल्प ऑफ शाहजी, तो इसमें मुगल की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें भी एग्रीमेंट होती है। इन रिटर्न फॉर दिस टेरिटोरी अर्थ 20 लाख हॉर्न्स, मतलब 20 लाख जो कि 80 लाख रुपीज़ के बराबर है टेरिटोरी, ये एनुअली बिलोंग टू अहमदनगर वाज सेट टू बीजापुर, जो कि अहमदनगर को बिलोंग करता था, इसको बीजापुर को दिया जाएगा इस एग्रीमेंट के दौरान। और शाहजहां ऑल्सो सेंड टू आदिल शाह ए सोलेन फरमान, एक फरमान भी भेजेंगे, इम्प्रेस्ड विद द मार्क ऑफ द एम्परर्स पाम दैट द टर्म्स ऑफ हिज टेरिटोरी वुड नेवर बी वायोलेटेड। मतलब ये सारे चीज़ें जो भी एग्रीमेंट हुआ है, एक फरमान इशू होगा जिसमें लिखा जाएगा ये सारे ट्रीटी कभी भी वायोलेट नहीं होगी, कोई भी वायोलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ट्रीटी होने के बाद धीरे धीरे सब चीज़ थम सी गई
और धीरे धीरे डेक्कन में पीस आना शुरू हो गया, बहुत सारे पॉलिटिकली चेंजेस हो गया। जो गोलकुंडा एरिया था उसके रूलर एग्री हो गए शाहजहां की नेम को कुतबा में पढ़ने के लिए और एनुअल ट्राइब्यूट देने के लिए रेडी हो गए 2 लाख खून्स मुगल एम्परर को। और धीरे धीरे डेक्कन स्टेट में कहीं ना कहीं पीस एनाबल होना लगा और कर्नाटक एरिया तक वो एक्सपांड करने भी लगे साउथवर्ड्स। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जो इंटरनल कोहेसन चल रहे थे स्टेट के बीच में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं थम गई और वीकेंड हो गई। क्योंकि उनको ये जो अकबर की जो पॉलिसी थी, रूल थी कि हम हर एक एरिया को अपने अंडर लाएंगे लेकिन उनको अपने हिसाब से रूल करने के लिए देंगे। ये जो चीज़ हुआ था कहीं ना कहीं शाहजहां को भी ये चीज़ को एहसास हो गया, जो कि अकबर इसको फॉलो कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें डेक्कन की एरिया में भी अकबर की पॉलिसी को भी रियलाइज़ करवाया शाहजहां को। तो टू द टोटल ओवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री धीरे धीरे मुगल साम्राज्य चारों तरफ खिलने लगी। तो लास्टली हम देखेंगे ये जो 1636 ट्रीटी के बाद क्या होता है, इसको फॉलो करते करते क्या होता है कि बीजापुर गोलकुंडा धीरे धीरे अपने जो एरिया है उसको एक्सपांड करना शुरू करते हैं। द रिच फर्टाइल कर्नाटका ये भी उनके एरिया के अंदर आ जाता है। फ्रॉम द रिवर कृष्णा टू लेकर तांजोर तक सब एरिया धीरे धीरे उनके अंडर में आ जाता है। दिस एरिया, ये जो एरिया था वो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रिंसिपलिटीज़ के द्वारा रूल हो रहे थे। उनके उनके बीच सबसे बहुत बेहतरीन थे नायक ऑफ तंजौर, जिंजी, मदुराई, ये सारे बहुत एलिगेंस नॉमिनल थे, रॉयल फैमिली थे, फॉर्मर रूलर ऑफ विजयनगर के। तो इनके द्वारा ये सारे एरिया रूल किया जा रहा था, तो उनको धीरे धीरे बीजापुर और गोलकुंडा एरिया अपने अंदर ले लिए। बहुत सारे सीरीज ऑफ कैंपेन्स कंडक्ट किए गए बाय बीजापुर गोलकुंडा और ये सारे स्टेट्स को अपने अंडर लाने के लिए, और उनको कहीं ना कहीं शाहजहां भी हेल्प कर रहे थे। और शाहजहां की मदद से जितने सारे एरिया कवर हो रहे थे, मतलब जितने सारे एरिया को वो कैप्चर कर रहे थे उनको डिवाइड किया जा रहा था। 2/3 पोर्शन बीजापुर को मिल रहे थे और 1/3 पोर्शन गोलकुंडा को मिल रहे थे। तो बीच बीच में ये जो स्टेट्स की डिवाइड होती है उनमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके बीच क्वारल लगी रहती थी, लेकिन इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे वो लोग। और बहुत ही कम समय में उन्होंने डेक्कन की बहुत सारे टेरिटोरीज को अपने अंदर ले लिया और उनके जो एरिया है मोर देन डबल्ड बन गई और उनके पावर एंड प्रॉस्पेरिटी भी कई गुना बढ़ गई। तो ये सब धीरे धीरे ना अपने एरिया को कंसोलिडेट करने लगे और देखे कि उनके एरिया में कहीं ना कहीं लार्ज एरिया ऑफ इरा ऑफ पीस आ गई है। उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट थी, उनके अंदर में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गायब हो रही है और धीरे धीरे पीस सब तरफ छा रही है। और रैपिड एक्सपेंशन की वजह से इंटरनल कोहेसन भी वीक होते जा रही थी। तो इसी दौरान क्या हो रहा था, जो मराठा के नोबल्स थे जिनका नाम था सहजी और उनके सॉन शिवाजी जो कि बीजापुर में धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे थे, और मीर जुमला जो कि गोलकुंडा में एक लीडिंग नोबल थे, वो अपने पावर को स्ट्रांग होल्ड बना रहे थे, अपने पावर बढ़ा रहे थे वहाँ पे, उनकी इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रही थी वहाँ पे। तो मुगल्स को भी कहीं ना कहीं लगा कि डेक्कन में उनका पावर धीरे धीरे अपसेट हो रहा है और उन्होंने अपने जो न्यूट्रलिटी रहने की, जब बीजापुर और गोलकुंडा अपने साउदर्न में अपने एरिया एक्सपांसन कर रहे हैं और ये सब मराठा जो सोल्जर्स हैं नोबल्स हैं अपने ये सब चीज़ों में न्यूट्रलिटी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कुछ डिमांड वो कर रहे हैं, प्राइस कुछ रख रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं एक अलग तरह की मोड़ ले लेती है आफ्टर 1656, जब मोहम्मद आदिल शाह की डेथ होती है और उसके बाद अराइवल ऑफ औरंगजेब मुगल साम्राज्य के रूलर के हिसाब से आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये पावर कुछ अलग ही मोड़ लेती है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, यहाँ पे हमारा इस टॉपिक ख़त्म होता है। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरी कंटेंट अच्छी लग रही है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, आपको लिए मददगार बन रही है एग्जाम के लिए, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल वीडियोज। सो टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।